Good morning. In last class we have discussed about constructor overloading. Constructor overloading means a class contains multiple constructor with same name as class name but different arguments. तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं और वो सेम नेम होने चाहिए क्लास के नेम, जो क्लास का नेम है वही नेम क्या होना चाहिए, सारे कंस्ट्रक्टरों के होने चाहिए, ठीक है। बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट के अंदर या तो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। वाई वी यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये भी हम देख चुके हैं। तो आज हम एक मीनिंगफुल एग्जांपल देखेंगे, उससे हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज क्यों होता है और किस लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एक प्रॉपर एग्जांपल। देखो, सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ। तो क्लास बनाई मैंने पब्लिक क्लास और कार नाम की क्लास बनाई है। सबसे पहले मैंने दे दिया एक्सेस स्पेसिफायर, फिर क्लास का नेम क्या लिया, कार लिया। अब इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल लूंगा मैं। तो दो इंस्टेंस वेरिएबल मैं ले रहा हूं। एक तो ले रहा हूं मैं स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है, स्ट्रिंग ब्रांड, और एक ले रहा हूं मैं इंटीजर टाइप का ईयर। ये दो वेरिएबल लिए मैंने, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल कैसे है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें वैल्यू सेट करना, ठीक है। तो अब मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं पब्लिक कार। ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, सेम नेम होना चाहिए क्लास नेम की, ठीक है। तो क्लास नेम एज ए कंस्ट्रक्टर नेम, और पहले मैंने क्या दिया, एक्सेस स्पेसिफायर। इसके अंदर हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये जो दो इंस्टेंस वेरिएबल है इनको इनिशियलाइज करूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करूंगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहां पे दे रहा हूं अननोन, और ईयर के अंदर मैं दे रहा हूं 0, और ये कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू मैंने क्या दिए, डिफॉल्ट वैल्यू दिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का एक यूज ये भी है कि टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज व्हेन पैरामीटर्स आर मिसिंग। तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, जब हमें वैल्यू नहीं पता है तब हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं मैं पब्लिक कार, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं मैं स्ट्रिंग ब्रांड, और ये कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब ऊपर वाले में 0 आर्ग्यूमेंट है और नीचे वाले में एक आर्ग्यूमेंट मैंने लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, और ईयर के अंदर मैं डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा हूं 0, ठीक है। तो जो दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करता है, ठीक है। तो जो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहेगी वो इस ब्रांड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया। फिर उसके बाद मैं एक और कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ पब्लिक कार, ब्रैकेट के अंदर मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग ब्रांड कोमा इंट ईयर। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, दिस डॉट ईयर इक्वल टू ईयर, और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं जिनका नेम तो क्या है, सेम है, कार और कार, बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में या तो आप टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट ले सकते हो, या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट ले सकते हो, या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप डिफरेंट ले सकते हो। तो मैंने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट लिए, जैसे यहाँ पे 0 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट मैंने लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक मेथड बना रहा हूँ
डिस्प्ले नाम का, जिसके अंदर ये ब्रांड और ईयर की वैल्यू क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो मेथड बनाने के लिए पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, फिर उसके बाद रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद मेथड का नेम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं आता तो हमने नहीं यूज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ले रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ब्रांड और ईयर की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ इस मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा ब्रांड कोलन का साइन, डबल कोट, फिर प्लस, फिर ब्रांड, फिर प्लस, फिर डबल कोट के अंदर ईयर कोलन का साइन, डबल कोट, फिर प्लस, फिर ईयर, और ये सेमीकोलन। ठीक है, तो ब्रांड और ईयर की वैल्यू मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं लूंगा एक मेन मेथड, तो ये मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। अब मेन मेथड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब हर कंस्ट्रक्टर के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है, फर्स्ट है, और ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है, दूसरा है, और ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है, तीसरा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो तीन अलग अलग कंस्ट्रक्टर लिए, तीनों के लिए मैं ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लास नेम। क्लास नेम मैं ले रहा हूं कार, फिर ऑब्जेक्ट नेम C1 इक्वल टू न्यू क्लास नेम कार। फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं कार, ऑब्जेक्ट नेम C2, वहां ऑब्जेक्ट नेम C1 लिया, यहाँ पे C2 लिया। ठीक है, इक्वल टू न्यू कार। अब जो जिसमें एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं था तो उसके लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब एक आर्ग्यूमेंट है, इस वाले दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करूंगा मैं डबल कोट के अंदर मारुति। डबल कोट के अंदर वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट आपने ले रखा है, इसलिए हमें डबल कोट के अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं मैं कार C3 इक्वल टू न्यू कार, और इसके अंदर मैं दो वैल्यू पास करूंगा क्योंकि दो आर्गुमेंट आपने ले रखे हैं। तो एक तो डबल कोट के अंदर लूंगा मैं टाटा, कोमा, फिर ईयर। ईयर किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो इसमें डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैं दे रहा हूं यहाँ पे 2022। ठीक है, ये तीन मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट से मैं इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं C1 ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूं, C1 डॉट डिस्प्ले, फिर उसके बाद C2 डॉट डिस्प्ले, फिर उसके बाद C3 डॉट डिस्प्ले। ये तीन ऑब्जेक्ट से हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया। फिर मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे, फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे। ठीक है, अब देखो इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले मेन मेथड से प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है, तो मेन मेथड से प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं कार क्लास के 3। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट भी करते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि 0 आर्गुमेंट है और तो 0 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 1 आर्गुमेंट ले रखा है तो 1 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 2 आर्गुमेंट ले रखे हैं तो 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले C1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसको न्यू जो कीवर्ड है उससे मेमोरी प्रोवाइड हुई, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ सबसे पहले 0 आर्गुमेंट वाला। अब इसके अंदर ब्रांड की वैल्यू क्या दे रखी है आपने, अननोन, और ईयर की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। तो ब्रांड के अंदर तो क्या आ जाएगा, अननोन, और ईयर के अंदर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये वैल्यू आपने दे रखी है। तो कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होता है तब जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्या होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं।
बट इनिशियलाइज आपने जो वैल्यू, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इनको आपने डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो आप, जब कोई पैरामीटर मिसिंग है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। दूसरा पॉइंट क्या था कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल। तो डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल के लिए आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। जैसे यहाँ पे कोई डिटेल नहीं पता थी तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर डिटेल पता थी एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर दोनों डिटेल पता थी तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो डिफरेंट डिटेल्स के लिए भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। दूसरी चीज, आप डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज करते हो। तीसरा पॉइंट था कोड फ्लेक्सिबिलिटी और कोड रीडेबिलिटी भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो कोड फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी, जैसे आपको डिटेल नहीं पता थी उसका अलग से कंस्ट्रक्टर बनाया, कुछ डिटेल पता थी उसका एक अलग से कंस्ट्रक्टर बनाया, और जब सारी डिटेल पता थी तब आपने एक अलग से कंस्ट्रक्टर बनाया। तो उससे कोड क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, और रीडेबिलिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। रीडेबिलिटी इंप्रूव कैसे होगी कि जो चीजें आपने अलग अलग शो कर रखी है तो वो पढ़ने में भी क्या होगी, आसान होगी, ठीक है। तो C1 जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसको मेमोरी प्रोवाइड हुई, और जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो आप तो हर ऑब्जेक्ट की एक अलग कॉपी बनती है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो इंस्टेंस वेरिएबल है अलग से वैल्यू प्रोवाइड होती है। तो जब C1 कॉल हुआ तो ब्रांड की वैल्यू अननोन और ईयर की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी। फिर उसके बाद C2 ऑब्जेक्ट को कॉल किया आपने, तो C2 ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड हुई, यहाँ पे C2 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो क्रिएट करने से ही क्या होती है, मेमोरी प्रोवाइड होती है न्यू कीवर्ड से। फिर उसके बाद आपने मारुति वैल्यू पास कर रखी है, तो ये वाला जो ब्रांड है इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, मारुति, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन है दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड। दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। तो करंट ऑब्जेक्ट क्या है, C2। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि C2 डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड। तो ब्रांड के अंदर वैल्यू क्या है, मारुति, तो मारुति वैल्यू आ जाएगी। जो C2 का ब्रांड है उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाए, मारुति। तो C2 का जो ब्रांड है उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, मारुति वैल्यू आ जाएगी। और ईयर के अंदर क्या आ जाए, 0। तो ईयर के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने C3 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो C3 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड हुआ। इसके बाद आपने दो वैल्यू पास कर रखी है, टाटा और 2022। तो टाटा जो वैल्यू है वो तो चली जाएगी ब्रांड के अंदर, और 2022 ईयर के अंदर चला जाएगा। फिर आपने कर रखा है दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, कहने का मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है, अब करंट ऑब्जेक्ट क्या है, C3। तो C3 के ब्रांड के अंदर वैल्यू क्या आ जाए, टाटा, और C3 के ईयर के अंदर वैल्यू क्या आ जाए, 2022। तो C3 के जो ब्रांड है उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, टाटा, और ईयर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2022, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कॉपी क्या होती है, क्रिएट होती है जब ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, हर ऑब्जेक्ट से आप डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हो, हर ऑब्जेक्ट से। C1 डॉट डिस्प्ले, तो पहले C1 जो ऑब्जेक्ट है उससे डिस्प्ले मेथड कॉल किया, फिर C2 डॉट डिस्प्ले, C2 जो मेथड है उससे आपने कॉल किया डिस्प्ले मेथड को, फिर C3 जो ऑब्जेक्ट है उससे आपने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो जैसे ही आप C1 डॉट डिस्प्ले आपने किया तो ये डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है। तो सबसे पहले जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले आउटपुट आएगा, पहले तो ब्रांड डबल कोट के अंदर एज इट इज आएगा लिखा हुआ, फिर कोलन का साइन, ये कोलन का साइन दिया हुआ डबल कोट के अंदर। फिर आप ब्रांड की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो। अब कौन से ऑब्जेक्ट से कर रहे हो, C1 से। तो C1 के अंदर ब्रांड की वैल्यू क्या है, अननोन। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अननोन। फिर उसके बाद ईयर डबल कोट के अंदर एज इट इज लिखा हुआ आएगा, कोलन का साइन आएगा, फिर ईयर की वैल्यू आप प्रिंट करवा रहे हो। तो C1 की ईयर की वैल्यू क्या है, 0। तो ईयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। फिर आप क्या कर रहे हो, C2 से डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हो। तो C2 से ब्रांड तो एज इट इज लिखा हुआ आएगा,
बिकॉज ये डबल कोट के अंदर है। फिर कोलन का साइन। अब C2 में ब्रांड की वैल्यू क्या है, मारुति, तो मारुति यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ईयर, ईयर एज इट इज आ जाएगा, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। फिर ईयर की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, तो C2 के ईयर के अंदर क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। फिर C3 से आप डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हो, तो C3 से ब्रांड एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, ईयर भी एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, बट जो वैल्यू रहेगी, अब C3 के ब्रांड के अंदर वैल्यू क्या है, टाटा, और ईयर के अंदर वैल्यू क्या है, 2022, तो ब्रांड के अंदर तो टाटा आ जाएगा और ईयर के अंदर क्या आ जाएगा, 2022 आ जाएगा। ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और इनिशियलाइज करता है, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो उस अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर है, उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है कंस्ट्रक्टर को। जैसे 0 आर्गुमेंट वाला तो इससे कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट से, 1 आर्गुमेंट वाला इस ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, और जो 2 आर्गुमेंट लिया आपने उससे ये ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, ठीक है। फिर अलग अलग आप ऑब्जेक्ट से इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हो, तो अलग अलग जो वैल्यू प्रोवाइड हुई है वो यहाँ पे प्रिंट में आ जाएगी, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, पहली चीज तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, दूसरी चीज हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हमें कोई वैल्यू नहीं पता थी तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक वैल्यू पता थी तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और 2 वैल्यू पता थी तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तीसरा पॉइंट था टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी और कोड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाए हमने हर डिटेल के लिए, तो कोड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और पढ़ने में भी क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। कोड रीडेबिलिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में